बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप जमहूरियत। नाज़रीन, सवाबी में कामयाब जलसी के बाद तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में मैदान सजाना था, लेकिन क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। इसके लिए तहरीक इंसाफ हाई कोर्ट गई थी। हाई कोर्ट से खसूसी इजाज़तनामा लिया गया था। हाई कोर्ट ने ज़िली इंतज़ामिया को इसका फ़ैसला करने का कहा था, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से जारी करदा NOC मनसूख कर दिया गया। और सूरत हाल फिर क्या बनी? शहर को कंटेनर लगा कर बंद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के जब रहनुमा उस जगह पे पहुंचे जहां पे तरनौल में उन्होंने इस्लामाबाद में जलसा करना था, तो एक एक करके गिरफ्तारियां शुरू हो गई। 21 कारकुनान को तरनौल से गिरफ्तार किया गया। इसके बाद हंगामी तौर पर आज़म सवाती और बैरिस्टर गौहर अडयाला जेल भागे। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात की गई और फिर ऐलान किया गया कि ये जलसा मुलतवी किया जाता है। अब नई सूरत हाल ये बनी है कि 8 सितंबर का टाइम दे दिया गया है। 40 ऐसी शराइत रखी हैं जिसके साथ 8 सितंबर को इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ अब ये जलसा करेगी। लेकिन क्या 8 सितंबर को भी ये जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं? आखिर इंतज़ामिया को किस चीज़ का इतना डर है? सवाबी में जिस तरह से तहरीक इंसाफ को लोगों ने वेलकम किया, जिस तरह से हमने एक पार्टी का रिवाइवल देखा, क्या उससे हुकूमत वक्त घबरा रही है? आज इस पर बात करेंगे और साथ एक और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। अलीमा खान साहिबा ने अपनी ही पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि पार्टी के जो लोग हैं जो भागकर इमरान खान साहब के पास गए और उनसे ये इल्तिजा की कि जलसा मुलतवी किया जाए, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर गए हैं? और उन्होंने ऐसा क्यों किया है? वो इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाना चाहते। तो तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में भी हम एक महाजराई देख रहे हैं। शेर अफजल मरवत भी आज पॉइंट ऑफ अटेंशन बने रहे जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर बाद में खबरें आई कि उनको छोड़ दिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी की शहबाज शरीफ के साथ एक अहम मुलाकात, जिस अहम मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से शिकवे करते हैं कि पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी है वो उनका साथ नहीं दे रही, उनके रहनुमाओं का। पंजाब को आप रिलीफ दे रहे हैं, वो किस तरह से दे रहे हैं? मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ खुलकर बोले। तो इत्तेहादियों की अपनी सफ़ों में क्या हो रहा है? हुकूमत की टांगें कांपना क्यों शुरू हो गई हैं? तहरीक इंसाफ के जलसों के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ के। हमें ज्वाइन किया है नवाबज़ादा इफ्तिखार साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब, आज भी जलसा आप लोग नहीं कर सके हैं। जलसे की बाकायदा इजाज़त थी, फिर इसको मनसूख कर दिया गया। और इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि आपके कुछ लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि ये जलसा तो हर सूरत करना था, तो क़यादत ने क्यों जो है फ़ैसला नहीं किया ये जलसा करने का? हमें तो इंटरनली कुछ और बताया गया था। ये सारा मामला क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जेदी साहब। देखिए, मामला बड़ा सिंपल और सादा है। आपने अपने बयानिए में एक अभी जुमला अदा किया कि क्या हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। हुकूमत की टांगें कांप नहीं रही, रियली में पूरी हुकूमत कांप रही है। और हुकूमतें हमेशा अवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक बनती हैं, अवाम के वोटों से बनती हैं। जाली हुकूमतें जितनी देर भी सस्टेन कर लें, उनका अंजाम, भयानक अंजाम उन तक जरूर पहुंचता है। और मैं समझता हूँ इस वक्त जो मैं खुद भी इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और आप खुद भी इस शहर में मौजूद है। मैं आपके स्टूडियोज नहीं पहुंच सका जो सूरत हाल शहर की गई है। ये पाकिस्तान का फेडरल कैपिटल है। ये किसी हुकूमत की मलकियत नहीं है। ये 25 करोड़ लोग इसके वारिस हैं। वक्त है, गुजर जाएगा। माजी भी गुजर गया, हाल भी गुजर जाना है। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना है। आज का जलसा जो तहरीक इंसाफ का तयशुदा था, और हमें भी तवक्को यही थी कि हुकूमत वक्त किसी सूरत इस पब्लिक प्रोटेस्ट को नहीं होने देगी। हमने तय किया था कि हम हर सूरत इस जलसे को मुनक्किद करेंगे। लेकिन जैसे ही हमें हुकूमत के तेवर नजर आए और जिस तरह से पूरे इस्लामाबाद को सील किया गया, जिस तरह से पूरे पंजाब में कल गुज़श्ता रात क्रैकडाउन किया गया, हालांकि ये जलसा गिरदोनवा के लोगों का था, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ एक पॉपुलर तरीन पार्टी बन चुकी है, एक वाकई तहरीक की सूरत इख्तियार कर चुकी है। पाकिस्तान के हर शहर और हर जिले से लोग, हर तहसील और हर यूनियन काउंसिल से लोग अब इस तहरीक का हिस्सा है। तो हुकूमती जो रवैया था वो नजर आ रहा था
कि इन्होंने एक बार फिर तौहीन अदालत की, बल्कि अदालतों को तो इन्होंने अब माजरत के साथ अपने जूते की नोक पर समझना शुरू कर दिया। तो ये फैसला जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने किया वो सिर्फ एक नुक्ते पर किया कि कोई ऐसा हादसा रोनुमा ना हो जाए जिसका इंतजार इस हुकूमत को है। ये वो हुकूमत है जिसका अब कोई ताल्लुक सर अवाम एक ये की बात भी फलाह तो है ना बहबूद कि से आप नहीं है। पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि क्या पता 9 मई दोबारा ना हो जाए। तो लोग कहते हैं कि शरपसंद अनासर आप लोगों के जलसे में आते हैं और वो तोड़ फोड़ करते हैं, तो किस तरह से आपको इजाज़त दे दें? अभी सवाबी में जलसा हुआ तो कितनी शरपसंदी वहां हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो थी 2022 में, अप्रैल 2022 में खत्म की गई एक साजिश के तहत, और अब उस साजिश का हर पहलू, हर जुज्व लोगों के सामने आ रहा है। बजरिया मोहम्मद जुबैर, कभी कैप्टन सफदर साहब फरमा देते हैं, कभी ख्वाजा आसिफ साहब कोई राज उगल देते हैं। तो वो जो चीजें उस वक्त की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहती थी, आज ठीक खुद हमारे ठीक मुखालफिन ये बात कह रहे हैं। ठीक तो मैं नवाबजादा साहब गुजारिश से आपसे पूछता कर हूँ, दूं। वो बड़े अहम इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत कायम है तो इसके रुए रवां जो इस काफ़िले के, वो हमें जरदारी साहब भी नज़र आते हैं, उनका साथ ना होता तो आज शहबाज शरीफ साहब ये हुकूमत कायम ना कर सकते। आप तो बड़ी जमहूरियत के अलम बरदार तहरीके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए, एक पूरी माजी की तारीख है, और इस सारे मामले में जिस तरह से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं कि अदालत एक फ़ैसला देती है, उस फ़ैसले को निगेट करके इस्लामाबाद इंतज़ामिया अपना फ़ैसला इम्पोज कर देती है, तो सर ये होना चाहिए? देखें, ये अपना अदालती फ़ैसले जो हैं उसके मुताबिक जलसे का होना ज़रूरी था, मगर जब पीटीआई ने, उनकी लीडरशिप ने जिस तरह अलीमा खान साहबा ने कहा कि सुबह 7 बजे जेल जाकर आज़म सवाती साहब और अली गवर साहब ने मुलाकात की खान साहब के साथ, और उसके बाद जलसा वो मुलतवी किया गया, और इतनी अर्ली तो कभी मुलाकातें जेल में नहीं होती, और ये एक अंडरस्टूड था कि जो हमें बात समझ आती है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि ये सब चीज़ें अंडरस्टूड थी और आपस में इनका तयशुदा था कि ये जलसा नहीं होना। इस्टेब्लिशमेंट तो के साथ इसमें मिलकर मेरा गेम ख्याल कर है रहे कि थे ये? सर आपका मतलब तो ये हुआ? देखें, नहीं, मैं कोट कर रहा हूँ अलीमा खान साहबा की बात को कि उन्होंने फरमाया कि इतनी सुबह 7 बजे किसके कहने पर जेल में ये मुलाकात हुई और इतनी अर्ली ये मुलाकात किस तरह हुई। तो इस मैं उस चीज़ को मैं वो कह रहा हूँ। ठीक, राइट। वो मैं नदीम साहब से ये बिल्कुल पूछूंगा सवाल, नहीं होना, लेकिन आपसे ये सवाल बनता है कि हुकूमत को तो इजाज़त देनी चाहिए सर। किस चीज़ का डर है? सवाबी में कामयाब जलसे का डर है, इमरान खान बंदे लेकर निकल आएगा इसका डर है, कौम जो है वो एक ओपोजिशन लीडर के पीछे चलेगी इस चीज़ का डर है? क्यों टांगे काँप रही हैं? देखें, इस चीज़ का, इसका बेहतर जवाब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी कोई साहब होते तो वो दे सकते कि वो क्यों इस चीज़ को कर रहे हैं। हमने तो जब इन्होंने सिंध की बात की, हम तो बड़ा क्लियर हमने कहा है कि जी आप जिस वक्त जलसा करना चाहें और हमारी तरफ से वहाँ पे किसी किस्म का भी कोई रुकावट नहीं होगी और मोस्ट वेलकम, आप आके जलसा करें। और ये बेहतर है कि इसका क्वेश्चन का जवाब जो है हमारा कोई पीएमएल का दोस्त दे तो ज़्यादा बेहतर है। मैं नदीम कुरैशी साहब से पूछूंगा। नदीम कुरैशी साहब, एक बड़े अहम चीज़ की तरफ नवाबजादा साहब ने इशारा किया और उन्होंने कहा कि ये किस तरह सुबह ही मुलाकात हो गई, और अलीमा खान साहिबा भी कह रही हैं कि कुछ लोग पार्टी के अंदर मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं लाना चाहते और किसी के कहने पे वो ये जलसे मुलतवी कर रहे हैं। तो सर आपका क्या ख्याल है इस बयान के बारे में? देखिए, अलीमा खान साहब के मौक़िफ़ के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी अक्सरियत खड़ी है। हम लोग समझते हैं कि ये जो जुल्म और ज्यादती हमारे साथ हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ में वो भी है जो ये समझता है कि हमें एतदाल से, तहम्मुल से इस सारे माहौल को बेहतर करने की कोशिश करनी है। नवाब साहब ने अलीमा खान साहबा का तो जिक्र किया, लेकिन नवाब साहब उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर गए जो कल इस्लामाबाद की इंतजामिया ने वो जो परमिशन दी थी, एनओसी दिया था जलसे का, उसको जो मंसूख किया, उसके हवाले से नवाब साहब ने बाहर डाल दी पीएमएलएन की लीडरशिप पे। यही वो दो अमली है, दो रुखी है इस मौजूदा सरकार की,
कि इनके इत्तेहादियों को नहीं पता कि हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या है, हुकूमत वक्त क्या चाहती है। एक चीज तो समझ आ रही है कि हुकूमत वक्त को सिर्फ अपनी जात की प्रमोशन और अपने ऊपर कायम मुकदमात से छुटकारा चाहिए था। अपना अपने मुकदमात से छुटकारा तो ऑलमोस्ट नदीम वो साहब, ले यानी चुके। अलीमा खान साहिबा की बात दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चल रहे हैं? लेकिन नहीं, मैंने गुजारिश ये की है, मैंने अर्ज ये आपसे किया है, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि अलीमा खान साहब समेत बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का ये मौकफ है कि हमें एनओसीज के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें हर सूरत अपनी गैदरिंग करनी चाहिए। ये कौन सा मतलब कौन सा आइन और कानून कहता है कि हाई नहीं, कोर्ट आप आपका क्या समझते हैं, पार्टी आला। के अंदर ब्लैक शीप्स हैं आपकी या नहीं? मैं सुनते मेरी गुजारिश तो सुन ले, मेरी गुजारिश तो सुन लेता जी। ये कौन सा मतलब कानून और कायदा है कि हाई कोर्ट इजाजत देता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस इजाजत को मंसूर कर देती है। अलीमा खान साहब बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन जहां तक बात दूसरे मौकफ की है, वो मौकफ भी बड़ा अहम है। उसमें कोई ब्लैक ठीक, शीप हमने वाला एक या छोटा सा कोई ब्रेक लेना है एस्टेब्लिशमेंट के नदीम साथ। साहब। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप दोनों रहनुमा हमारे साथ ही रहेंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को फिर आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ से कल मुलाकात की है, उसमें बड़े गिले शिकवे किए हैं। उस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी बात नहीं मान रही। शहबाज शरीफ साहब को ये भी कहा गया कि मरीम नवाज़ साहिबा जो इकदाम उठा रही हैं वो बड़े गलत हैं, जिस तरह से रिलीफ दिया जा रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं नवाबज़ादा साहब, इनसे बात कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग नून सर आपकी अहम इत्तेहादी जमात क्या आपके रास्ते में रोड़े अटका रही है जिसकी वजह से आप मजबूर हुए कि पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़ुसूसन वज़ीर आज़म के पास जाया जाए? जैदी साहब, मैं थोड़ी सी एक बात ज़रा क्लियर करना चाहूँगा। मेरे भाई कुरैशी साहब ने कहा है कि हमारी दोहरी पॉलिसी है कि जब बात आती है हम कहते हैं कि नून वाले इसका जवाब देंगे। मेरी गुजारिश ये है कि हर पार्टी का अपना एक हिसाब है कि वो अपने उसके मुताबिक बात करते हैं। अब यही मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता किसी उसमें, मगर अब देखें कि इसी जलसे के सिलसिले में पीटीआई ने ये मनसूख किया, मगर अचकज़ई साहब और उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने अपनी मीटिंग की और वो जलसा गाह की तरफ रवाना हो गया कि जी हम मार की मत जाएंगे। तो ये चीज़ें इसमें बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। दूसरी बात आपने की कि बिलावल साहब की कि उन्होंने कल जो मेरे नॉलेज में है कल मुलाकात नहीं हुई, आज डिनर पे होगी मुलाकात उनकी। और उसमें एक बात मैं ज़रा आपको क्लियर करता चलूँ कि जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी तो उस वक्त कुछ रिटन मामलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान तय हुए थे और उसके मुताबिक हम चाहते थे कि उस पर जो मामला तय हुए थे उस पर अमल दरामद हो। वो आपने देखा कि जब बजट का मौका आया तो प्री बजट भी हमसे कोई मशवरा न किया गया और उस वक्त भी हमने उनसे ये बात की कि हमारे साथ उस वक्त ये चीज़ें तय थीं कि चारों सूबों का जो एनएफसी अवार्ड है उस पर भी और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी आप पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेंगे और उनकी राय लेंगे। एज अ इत्तेहादी हम उन्हें बजट में अपने राय देते, उसे मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते और इसी तरीके से मुसलसल हम उन्हें ये बात बावर करा रहे हैं कि जो सर आप लोग शिकवे शिकायत बहुत करते हैं, आप लोग कहते हैं कि वो साथ नहीं दे रहे, आप लोग आपस में सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह बन के बड़ा खेलते हैं, लेकिन जब बात आती है इत्तेहादी बने रहने की, जब बात आती है उसी बजट को पार्लियामेंट से मंजूर कराने की, तो आप दोनों एक नज़र आते हैं। फिर तो इमरान खान साहब की वो बात बिल्कुल दुरुस्त हुई कि ये सब एक हैं और ये सब अपना बच बचाव के लिए सारी गेम प्ले कर रहे हैं। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात है तो हमारा बड़ा क्लियर है कि अगर आप हमारी हिस्ट्री उठा के देख लें, हम 17 सीटों के साथ भी इस असेंबली में बैठे, हमें बार बार 18 में भी मजबूर किया गया कि मैंडेट चोरी हुआ है और पीएमएलएन की तरफ से, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, बाकियों की तरफ से कि जनाब असेंबली से बाहर आ जाएं और इस्तीफे दे दिए जाएं। हम समझते हैं कि जैसी कैसी भी जमहूरियत है वो लाख दर्जे बेहतर है डिक्टेटरशिप से और हम इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं और इसके लिए हमने
अच्छा, इसमें पहले ये जो बात है, आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने तो पहले ऑफर भी की पीटीआई को कि जनाब आप अपना प्राइम मिनिस्टर लाएं, हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं। अब 24 के इलेक्शन की पोजीशन ये है कि जब तक दो पार्टीज, क्योंकि तीन पार्टीज में मेन जो मैंडेट है वो स्प्लिट होके गया है, जब तक दो पार्टीज इकट्ठी नहीं होंगी तो उस वक्त तक हुकूमत फॉर्म नहीं हो सकती और गवर्नमेंट नहीं चल सकती। तो मुल्क के मखसूस हालात में हमने कोशिश की है कि जमहूरियत चलती रहे और जो एग्रीमेंट मुस्लिम लीग नून ने किया है उस पर वो अमल करे। आपने बजट के दौरान भी देखा। नदीम साहब की तरफ बढ़ूंगा मैं, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। नदीम साहब, मुझे ये बताएं कि आपने अपने इत्तेहादियों को यार इस पूरी मुशावरत में शामिल नहीं किया। आप इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमने जो प्लान किया था जलसा वो कैंसिल होने जा रहा है, बाद में जाके वहाँ पर जो है वो दीगर पार्टियों के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों किया? देखें जी, जितनी भी हमारी इत्तेहादी जमातें हैं वो हमारे लिए बेइंतहा काबिल एहतराम है। इन मुश्किल तरीन दिनों में जो लोग इस वक्त हक के रास्ते पर खड़े हैं, जो कानून की बालादस्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस मुल्क में आइन की ऊपर आनी चाहते हैं, वो काबिल सताइश हैं, काबिल फख्र हैं। तारीख उनको बड़े अच्छे लफ्जों से लिखेगी, ना कि उन लोगों को जो नाम तो जमहूरियत का लेते हैं, नाम तो गरीब का लेते हैं, लेकिन खुद मल्टी बिलियनर है और पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे बदतरीन आमरीत मुसल्लत किए हुए हैं। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, एक तो मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ तमाम गिरफ्तारियों की। हमारे लाहौर के जो सदर हैं रुकन सूबाई असम्बली शेख इम्तियाज साहब, हालांकि वो सिर्फ लाहौर से मूव कर रहे थे इस्लामाबाद की तरफ दोस्तों के साथ, तो मैं मतलब उनकी गिरफ्तारी समेत क्या तरनौल में पंजाब भर में जितनी गिरफ्तारी हुई है, और अभी मेरे इल्म में आया कि डिटेंशन ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं लोगों के 20-20 30 दिन के लिए। तो मैं हुकूमत वक्त से ये उनको ये कहना चाहूंगा कि ये वक्ती इक़्तिदार, इस पर इतना जोर मुनासिब नहीं है। अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाते हैं हम लोगों के दरमियान दिनों को बदलते रहते हैं। आप ये जो नहते लोगों को सियासी एक्टिविटी से रोक रहे हैं, आप बुनियादी तौर पे एक बहुत बड़े तूफान को जन्म देने की तरफ जा रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर है, ये वक्ती तौर पे आपने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है, और आज पूरा दिन से देख लें कि पूरी पूरी मीडिया की कोशिश इसी बात पर है कि जी जलसा तहरीक इंसाफ की अंदरूनी किसी मसले की वजह से मनसूखा नहीं। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर कानून की बालादस्ती की बात की, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर उस साजिश से बचने की कोशिश की है जो साजिश मौजूदा हुक्मरानों में बैठे। तो 8 सितंबर को भी फिर इस तरह मुलतवी कर देंगे अगर खदशा हुआ सिक्योरिटी का? देखिए, मैं आपको ज़ैदी साहब एक बात बता दूं, मसलहतें और सब्र, इसका हर चीज का एक वक्त पैमाना होता है। अच्छा, वो वक्त आ रहा है कि ये तमाम चीजें देखिए, कायदा कानून उस वक्त लागू होता है जब दूसरा भी कायदा कानून को मानता हो। जहां जबर एक 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 जमात के साथ हो, जहां जबर एक मखसूस लोग अपने पॉलिटिकल अपोनेंट के साथ गैर इंसानी सलूक पर उतर आए, जहां जुल्म और बर्बरियत है। मैं लफ्ज नहीं अदा कर रहा, ये हकीकत है। मैं खुद एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं खुद 2 साल से देख रहा हूं। नदीम साहब, आपका पॉइंट आ गया है। हमने कोशिश की कि आप लोगों से पूछ लिए कि ये जो जलसा है इसको 8 सितंबर पे अगर लेके जाया जाता है तो तहरीक इंसाफ कमिटेड है, वो जलसा करेगी या नहीं करेगी। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना है कि वो हद्दुल इम्कान कोशिश करेगी कि आइन और कानून की पाबंदी की जाए, चाहे इसमें हमें सब्र ही क्यों ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया साहबजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, नवाबजादा इफ्तिखार साहब और नदीम कुरैशी साहब। हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। मईशत पे बात करेंगे, आपके बिजली के बिल ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, उनका क्या हाल है, क्या हुकूमत आज से आने वाले 2 महीने बाद कोई रिलीफ देने जा रही है आपको, यानी ये डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम में छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत पर बात करेंगे। बिजली के बिल जिस कदर ज़्यादा आ रहे हैं, आवाम के लिए मुश्किल हो गया। हुकूमत कहती है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन वो रिलीफ आवाम तक पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा। आवाम क्या, ताजिर क्या, सब लोग रो रहे हैं। बिजली के बिलों की वजह से आवाम परेशान है। इसके हल के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से एक स्टेप लिया गया, 14 रुपये बिजली सस्ती की गई। विफाक में भी फिर 14 रुपये सस्ती की गई, लेकिन दीगर जो सूबे हैं वो ये कह रहे हैं कि पंजाब ने ये रिलीफ कैसे दे दिया।
और पंजाब ये कहता नज़र आता है कि आप अपने बजट से अपना शेयर निकालें और लोगों को रिलीफ दें, और लोग भी वहाँ के ये कहते नज़र आते हैं अगर पंजाब और विफाक दे सकता है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध और बलूचिस्तान क्यों नहीं दे सकते। तो इस पर बात करेंगे आज। ये एनर्जी क्राइसिस जो हमारे मुल्क में है, ख़ुसूसन बिजली के रेट्स जो बढ़ रहे हैं आए दिन, उसके हवाले से हुकूमत क्या पॉलिसी बनाने जा रही है, और जो हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बनाई गई है ये बहुत शॉर्ट टर्म है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक्सपर्ट हैं मईशत पर, इनसे इनकी राय जानते हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बुनियादी सवाल, मेरे अपने घर की बात करें तो मेरे अपने घर का बिल इस टाइम 50,000 अबव है। एक आम आदमी, ऑर्डिनरी सिटीज़न की हम बात करते हैं तो उसकी कुव्वत ख़रीद, उसकी बसात से बढ़कर ये बिजली के बिल चले गए। और हुकूमत, हम देखते हैं कि ऐलानात ज़रूर करती है, लेकिन वो ऐलानात के बाद फिर उसका असर मुंतकिल होने तक, बिजली के बिलों में कमी होने तक, और फिर सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ की बात करें, सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ दिया जा रहा है। आवाम कह रही है कि इस झंझट से कब छुटकारा हासिल करेंगे, कब एटलीस्ट इतना होगा कि उनकी जितनी इनकम है उसके मुताबिक अफोर्डेबल हो जाए बिल। अंबर, देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान में अगर पिछले 3-4 माह में हम देखें तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी आ गई थी। इसका मतलब अंबर ये है कि पाकिस्तान की इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, पाकिस्तान के रिजर्व थोड़े से बेहतर हो गए हैं, IMF के साथ एक एंगेजमेंट स्टाफ लेवल की चल पड़ी। तो उम्मीद ये थी कि लोगों को एक कंफर्ट सा आ जाएगा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो थोड़ी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली जब बिजली के बिलों में 29 रुपए से लेकर 34 रुपए तक का इजाफा हुआ, और ऑब्वियसली जब सब टैक्सेस मिलाएं तो कुछ बोझ तो बहुत ज़्यादा लोगों पर चला गया, क्योंकि कुछ इवन आप भी कंसेशन दे रहे हैं जो लोअर 100 या 200 अप तक के यूनिट हैं, तो आपका बिल जो है अगर आप 1000 या 1500 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़ गया। बजट भी ऐसा आया कि टैक्सेशन हैवी थी। सो हम कहाँ खड़े हैं? देखें, खड़े वहाँ पे हैं कि पाकिस्तान को जब तक हम अब ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं इनको ठीक नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसका क्या मतलब है? देखिए, पाकिस्तान को इन द शॉर्ट रन, जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, एक 2 माह की रिलीफ, या आप समझें कि बिलों को मौखर कर दिया गया है 200 यूनिट तक फेडरल गवर्नमेंट ने, और 200 से 500 यानी कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक 14 रुपए का रिलीफ दिया है। सो ये दोनों डेवलपमेंट बजट से रिलीफ्स आ रहे हैं और आपने एक मौखर कर दिया है। देखिए, एक तो ये है कि शॉर्ट टर्म की कुछ चीज़ें हम आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान में जो टैक्सेस का इजरा है बिजली के बिलों पे, GST है, एडवांस इनकम टैक्स है, इसको आप कम कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप कोई विंटर पैकेज दे सकते हैं ताकि आपके बिजली की खपत बढ़े, पर यूनिट कॉस्ट ड्रॉप करेगी। फिर थर कोल पे मूव करें तो आपको 2 रुपए पर यूनिट बिजली बेहतर हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, और आपको इंपोर्ट में यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो इम्पैक्ट आता है $1 बिलियन का, वो कम हो जाएगा। सर्दियों में अगर आप गैस ना यूज़ करें, यानी कि जो 26% सार्फिन गैस यूज़ कर रहे हैं टोटल गैस में से, बाकी तो बड़ी महंगी LPG और लकड़ियाँ जलाते हैं, ये प्लांट्स को दे दें जो कि आपके प्लांट्स इस वक्त एफिशिएंट हैं, तो आपको बेहतरी दिखाई देगी। अब कुछ तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हुकूमत को अगले 6 माह के लिए लेने पड़ेंगे। फिर IPP से निगोशिएशन नंबर, अगर आप ये निगोशिएशन कर पाए तो आपको 2 से 4 रुपए के दरमियान रिलीफ, अगर डेट की रीप्रोफाइलिंग हो जाए तो वहाँ से मिल सकता है। पर फंडामेंटली अंबर, समझने की बात यह है कि जनरल मुशर्रफ जब गए थे तो 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट था, फिर ये एक हुकूमत में 400-500 हुआ, फिर PMLN में 1100, फिर PTI के दौर में 2200-2300, अब ये 2500 हो गया। सो लेट्स ऑल एग्री कि कोई भी पिछले 10-15 साल में बिजली के निज़ाम की तंजीम नौ नहीं कर पाया। आज ये पहले तहैया कीजिए कि आप बिजली के निज़ाम की तंजीम नौ करने को तैयार हैं। कोई क्विक फिक्स बिजली में नहीं है। मैंने अभी कुछ शॉर्ट टर्म की चैलेंजेस रखे हैं जो ओवरकम किए जा सकते हैं, उनमें भी वक्त लगेगा। पर असल चैलेंज क्या है आपका? क्या आप एक एनर्जी मिनिस्ट्री बना सकते हैं ताकि पॉलिसी साजी प्रोफेशनल्स के हाथ में जाए? बिजली का निज़ाम अंबर एक गवर्नेंस का क्राइसिस है, ये और कुछ भी नहीं है। क्या आप एक रेगुलेटर पाकिस्तान का बना सकते हैं जो मार्केट कंपेटिटिव बनाए? आज
डिफरेंट रेगुलेटर्स जो हैं वो गैस को, पेट्रोलियम को और फिर बिजली को कोई और देख रहा है, इसको क्या आप कंबाइन कर सकते हैं? और तीसरी सबसे बढ़ के ये बात है, क्या आप ये तय कर सकते हैं कि डिस्कोस के ऑपरेशंस, जेनकोस के ऑपरेशंस आप प्राइवेट सेक्टर तहवील में दें ताकि एक कंपटीशन क्रिएट हो? आज 1 दिहाई से अंबर मैं सुन रहा हूं कि हम कंपेटिटिव मार्केट पे जाना चाहते हैं, हम सिंगल बायर जो कि सरकार है उसमें से निकलना चाहते हैं, हम आज तक वो नहीं कर सके। अब मैंने आपके सामने जो बिजली का नक्शा रखा है वो एक बहुत ही डीप रीऑर्गेनाइजेशन पे मुयस्सर है। फिर क्या सर आप डॉक्टर ये साहब, बिलीव कर हम बार बार हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तो बात करते हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगी, नए सिरे से जो है काम होगा, उसके बाद फिर हम एनर्जी सेक्टर को रिलीफ फराहम कर सकेंगे जो कि लोगों को दरकार है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का स्टेप कोई नहीं लेता। आपने जिस तरह से बात की है कि हमारा डेट जो है 2500 अरब पे चला गया है, 100 अरब से शुरू हुआ था, तो ये तो हम एक ऐसी सिचुएशन में जाए जा रहे हैं कि वो एक डीप वेल है और उससे निकलना फिर नामुमकिन हो जाएगा। तो ये कब स्टेप लिया जाएगा हुकूमत की जानिब से? तो देखिए ना, एक तो ये बिलीव कीजिए कि एनर्जी इज अ फंडामेंटल इनपुट टू प्रैक्टिकली एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सो हर इसको पासिंग द बक ऑफ इनएफिशिएंसीज, पॉलिसी फैलेसीज एंड रेगुलेशन ओवरहैंग, ये 3 चीज़ों से निकलना तो हमें पड़ेगा हर सूरत में। कुछ अच्छी चीज़ भी है, आपके पास 40,000 मेगावाट 45,000 मेगावाट के दरमियान कैपेसिटी लगी हुई है। सो अब इस कैपेसिटी को बेचने के लिए टैरिफ को ठीक करना है। अंबर, आप हैरान होंगे इस बात पर, आपने खुद ही ये बात सामने रखी। ये जो टैरिफ इस वक्त है ये कोशिश करता है कि अंबर ज़्यादा यूनिट ना इस्तेमाल करें, बिकॉज जैसे यूनिट बढ़ते चले जाते हैं आपकी यूजेज के, बिजली का बिल बढ़ता चला जाता है। पर मैं तो ज़्यादा बिजली बेचना चाहता हूँ, तो होपफुली इन दिस विंटर आप एक ऐसा बिजली का पैकेज इंडस्ट्री को देंगे कि अगर वो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें, यानी कि मार्जिनल रेट पर, यानी कि सस्ती बिजली उनको दें, ताकि हाउस होल्ड्स भी और आपकी इंडस्ट्री भी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर सके। फिर आपका एक ओवरहैंग है 3 रुपये 28 पैसे का, इसकी कोई बात नहीं करता, ये डेट सर्विसिंग सरचार्ज है जो आपके बिल में आता है। ये भी हुकूमत के हाथ में है कि हुकूमत इसको तय कर ले कि इसका क्या करना है। ये क्यों नहीं होता सारा काम? क्योंकि energy crisis is a governance crisis in Pakistan. It's a crisis where the energy requirement has to be sorted by energy professionals, economists, finance people. पर हमने इस सेक्टर को भी बाकी सेक्टर्स की तरह एक जनरलिस्ट रजीम में चलाने की कोशिश की है। नेपरा ओगरा को भी हमने प्रोफेशनलाइज नहीं किया। एनर्जी रेगुलेटर ट्रेंड हैं भी नहीं पाकिस्तान में, आपको लाने पड़ेंगे कहाँ से? हम सर आपको आज कुछ भी गवर्नमेंट की विल लग रही है कि ये तमाम चीज़ें जो आपने काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्मेशन की तरफ इशारे किए, लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स ज़्यादा शामिल हैं। शॉर्ट टर्म में अगर बात की जाए, जिस तरह से पंजाब और वफाक ने रिलीफ दी है, दीगर 2 सूबे क्या रिलीफ ये दे पाएंगे? और अगर रिलीफ देना है उन्होंने, तो वफाक ये कहता है कि आप अपने बजट से निकालें, आप रिलीफ दें, तो वो क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? सो दोनों बातें, एक तो ये कि ये ज़रूर मैं कहूँगा गवर्नमेंट को अदराक है कि ये एनर्जी क्राइसिस फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी हिला रहा है, अनकम्पिटिटिव एग्रीकल्चर को भी और मैन्युफैक्चरिंग को भी बना रहा है और डोमेस्टिक सेविंग्स को इरोड कर रहा है। कई अब सर्वेज ऐसे भी आए कि डोमेस्टिक रेंट इज़ लेस दैन डोमेस्टिक एनर्जी बिल्स। सो बिल्कुल ये बात है। इसी पे हुकूमत ने एक टास्क फोर्स सेटअप की है जिसमें उन्होंने कोशिश की है कि एक TOR ऐसे बनाए जाएं जिसके तहत बहुत सी इन एरियाज जो मैंने आपके सामने रखे हैं इनको हल किया जाए। बट अंबर, लेट मी बी वेरी क्लियर, जब तक आप पोजीशंस ऑफ इम्पोर्टेंस, पोजीशंस ऑफ पावर में ऐसे लोग नहीं लाएंगे जो इन चैलेंजेस को डेली बेसिस पे अगले 2 से 5 साल में हल कर पाएं, तो शायद कमिटीज और टास्क फोर्स का एक इम्पैक्ट तो आएगा, बट वो शायद उतना यानी इन भरपूर शॉर्ट ना आपका हो। ये कहना है कि ये गवर्नेंस इनकॉम्पिटेंस है, इसके साथ साथ इसको बेहतर इस वजह से किया जा सकता है, इस तरह किया जा सकता है कि आप काबिल लोग लाएं, जो प्रोफेशनल्स हैं उनको हैंड ओवर करें ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा रिलेटेड है। ये जो तमाम मामला चल रहे हैं एक आम आदमी से बड़ा रिलेट करता है, खसूसन पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे मईशत चल ही कर्ज़ों पे रही हो। तो IMF से सर हम क्यों लोन सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं? क्या मेनली इसकी वजूहत हैं?
वो कहता है कि 12 अरब डॉलर दीगर ममालिक ने आपके रोल ओवर नहीं किए हैं, जब तक वो रोल ओवर नहीं होगा कर्ज हम आपको नहीं देंगे। अंबर, एक तो बात यह है कि IMF मैं पिछले 2-2.5 साल से कह रहा हूँ कि इंगेजमेंट इज़ असेंशियल। जब नहीं कर रहे थे तो एक डिफ़ॉल्ट सी सिचुएशन थी, आज एक मैक्रो स्टेबिलिटी है, ये एंकर्ड है IMF के साथ इंगेजमेंट में। एक बात, IMF पाकिस्तान को बार बार इसलिए जाना पड़ता है कि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस खड़ा हो जाता है कि हमारा जो खसारा है एक्सटर्नल का वो बहुत बढ़ जाता है, और इसकी वजह हमारी एक्सपोर्ट्स की कमी है और एक अनकम्पिटिटिव इकॉनमी है जिसकी हमने अभी सारी गुफ्तगू की है। IMF इन द शॉर्ट रन रखना साथ ज़रूरी है कि IMF की फैसिलिटी रहे। पाकिस्तान को 26.2 अरब डॉलर जो हैं वो एग्जैक्टली चाहिए FY25 में। इसमें से 12 अरब डॉलर पाकिस्तान ने UAE, पाकिस्तान ने चाइना, पाकिस्तान ने कतर और पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से लिए हुए हैं। इनकी मद ये है कि हर साल इनको रिन्यू करना पड़ता है। IMF और मैं ख़ुद भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को, और ये गुफ्तगू मैंने पहले भी की है, पाकिस्तान का ये डेट 3 साल के लिए रीप्रोफाइल कर लेना चाहिए। अगर IMF की इंगेजमेंट हो रही है तो इसकी रीप्रोफाइलिंग एक स्पेस देगी, बट लग ऐसा रहा है कि अब भी वो 1 साल ही करने को तैयार हैं, और IMF का ये ख्याल है कि ये रिटर्न में आ जाना चाहिए। शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ लोन्स अभी ड्यू ही नहीं हुए तो कोई रिटर्न में नहीं देगा। ये तो एक बात हो गई। पाकिस्तान ने 1-1.5 अरब डॉलर ये भी रखा है कि 26.2 अरब डॉलर में पाकिस्तान एक बॉन्ड फ्लोट करेगा। बॉन्ड फ्लोट करने के लिए पाकिस्तान की जो करंट CCC की करीब रेटिंग है फिच मूडीज़ की, आई थिंक दिस इज़ नॉट इनफ, और पाकिस्तान को ये बॉन्ड महंगा पड़ेगा। सो दिस रेटिंग हैज़ टू इम्प्रूव। और तीसरी बात यह है कि कमर्शियल लोन्स 4 से 5 अरब डॉलर के वापस जाने हैं और फिर उनसे वापस आने हैं मेनली UAE और चाइना से। ये भी पाकिस्तान को इंश्योर करना है with the Chinese banks and the UAE banks so that आप IMF को इस पे एतमाद में ले सकें। मैंने बार बार कहा है कि IMF इंगेजमेंट तो नेसेसरी है, पर वो प्रोग्राम क्या होगा जिस पे IMF के साथ इंगेजमेंट होगी वो आप पे डिपेंड करता है। इस वक्त एक टैक्स हैवी प्रोग्राम जो आपने बजट में भी देखा, 1800 अरब के नए टैक्सेस लगे हैं। आई थिंक फ़ंड को थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी पाकिस्तान को। फ़ंड का मतलब है IMF को। पाकिस्तान हैज़ रियली ट्रूली डन अ लॉट टू सिक्योर दिस प्रोग्राम। अभी 12 अरब डॉलर की अगर 1 साल के लिए ही हो जाती है रीप्रोफाइलिंग तो इस पे आगे चलना चाहिए, और अब ये सोचना चाहिए कि इकॉनमी में कैसे हम, जैसे इन्फ्लेशन नीचे जा रही है तो थोड़ा सा इकॉनमी को कंफर्टेबल करें और थोड़ा सा इकॉनमी को खोलें ताकि हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस वापस आए। याद रखिए अंबर के IMF एक टाइम एंड स्पेस दे रहा है आपको। फिस्कल कंसोलिडेशन भी जो हुई, यानी कि मालियाती खसारे को भी आपने टैक्सेस लगा के संभालना है। मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान के लिए नादिर मौका है। मैक्रो स्टेबिलिटी है, एनर्जी फंडामेंटल रिफॉर्म्स, ग्रोथ जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स चैलेंज्ड है उसके फंडामेंटल रिफॉर्म्स, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये फंडामेंटल रिफॉर्म्स 5 साल में अगर हम करेंगे तो मुल्क कंफर्टेबल सूरत हाल में आपको दिखाई दे। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब। खाकान नजीब साहब कह रहे थे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी हैं अगर हुकूमत मईशत को सही दुरुस्त सिमत लेकर चलना चाहती है। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।